अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सीएसएस का जनरल साइंस एंड एबिलिटी, जो कि हमारे पास एक अलहदा से 100 नंबर का एक टॉपिक, वो हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है। उसमें फिर हम स्पेसिफ़िक 40 मार्क्स की जो साइंस का एबिलिटी का पोर्शन है, मैथ का पोर्शन है, हम उसे डिस्कस करेंगे। मैथ का पोर्शन क्यों ज़रूरी है, आपको मैं एक चीज़ बहुत जो कि अहम चीज़ है वो बताता चलूँ। सीएसएस में मैथ 40 नंबर की है। जीएसए में अगर कोई शख्स इस पे नॉर्मल सा थोड़ा सा अगर वर्क आप इस पे करें, थोड़ी सी स्ट्रगल करें जस्ट आप इस पे, तो आप इसमें से आप 30 से अबव इजीली आप नंबर इसके अंदर कवर कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं इंशाल्लाह वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। मैथ का दूसरा फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर आप मैथ अच्छे से, जस्ट मैथ को भी अच्छे से आप पढ़ते हैं, उसको सही तरीके से उसकी प्रिपरेशन करते हैं, तो आपके जितने भी 100 मार्क्स के टेस्ट होते हैं आपके, पीपीएससी के, एफपीएससी के, केपीएससी के, एसपीएससी के, जितने भी आपके, उनमें आपको बड़ा फ़ायदा देगा ये मैथ। क्योंकि मैथ का आपको पता है कि पोर्शन किसी जगह पर 20 मार्क्स का, कहीं पर 15 का, 10 का, मैथ ज़रूरी है हर जगह पर। अगर आपने सिंगल पेपर भी 100 मार्क्स के जनरल रिक्रूटमेंट के, एफपीएससी के भी अगर आपने वो पेपरों को अगर किसी तरीके से आप चाहते हैं कि हम वो उन्हें पास करें, तो वहाँ पर भी आपको मैथ ज़रूरी है। तो वहाँ पर भी आपको मैथ का सहारा लेना पड़ेगा। मैथ के बगैर बहुत मुश्किल हो जाता है पेपर को पास करना। और दूसरी बात ये है, आप इस चीज़ को अच्छे से जानते होंगे कि हमारा स्क्रीनिंग जो सा होता है 200 मार्क्स का, उसमें भी 60 मार्क्स की मैथ होती है वहाँ पर भी। तो आपको वहाँ पर भी मैथ करनी पड़ेगी। मैथ अगर आपको आती है तो आप स्क्रीनिंग टेस्ट इजीली पास कर सकते हैं, जो कि 66 मार्क्स आपने 200 में से लेने होते हैं। अगर आपको सिर्फ मैथ आती है तो आप इजीली स्क्रीनिंग को भी पास कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी यही मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो होंगे वही काम आएंगे आपके। अगर किसी ने अच्छी मेहनत इसमें की तो उसके लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा। और एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि जितने भी हमारे बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो जो उनसे है ना कि उसके अंदर ना आप कभी भी कंप्लीट मार्क्स नहीं ले सकते, पूरे नहीं ले सकते। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें राइटिंग मैटर नहीं करती, स्पेलिंग मैटर नहीं करती। मैटर जो करती है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जो आपने मेथड अप्लाई किया, आपने जो फार्मूला अप्लाई किया, आपका आंसर आया, आंसर एग्जैक्ट सही होना चाहिए। आप 40 में से 40 मार्क्स भी ले सकते हैं मैथ के अंदर। और आज जो हम सिलेबस जस्ट हम सिर्फ और सिर्फ सिलेबस डिस्कस करेंगे मैथ का, और इसके बाद इंशाल्लाह हमारे प्रॉपर लेक्चर्स आएंगे मैथ के। और जहाँ से भी आपको कोई लेक्चर में इशू हो आप हमें कमेंट्स में बताएं, और जहाँ से भी कोई इशू हो तो इंशाल्लाह हम ज़रूर आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम डिस्कस करते हैं स्पेसिफिकली सिलेबस मैथ का। मैथ का सिलेबस हमारे पास जीएसए में 40 मार्क्स का होता है। 40 मार्क्स का सिलेबस होता है। उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास जो सिलेबस में पहली जो पॉइंट ये होता है कि आपको रीजनिंग के बारे में आना चाहिए, क्वांटिटेटिव एबिलिटी या रीजनिंग के बारे में आना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको रीजनिंग करनी पड़ती है, जैसे कि एज वाले क्वेश्चंस आ गए, ठीक है ना, और इसके बाद सीरीज़ वाले क्वेश्चंस आ गए, दूसरे आ गए। इनमें आपने रीजनिंग करनी है, ठीक है ना, खुद से सोचना है कि ये कैसे होगा, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस में रीजनिंग के बारे में, रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं एनालिटिकल रीजनिंग के, तो उसमें ज़कात के क्वेश्चंस आ जाते हैं, उशर के क्वेश्चंस आ जाते हैं, इनहेरिटेंस के क्वेश्चंस आ जाते हैं, और एवरेज के आ जाते हैं। ये सारे रीजनिंग में आप बेसिकली इनको डिस्कस करते हैं। सेकेंड नंबर पे होता है बेसिक मैथमेटिक्स स्किल्स। बेसिक मैथमेटिक्स स्किल्स का मतलब ये है कि आपको प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डुमैस रूल, इन चीज़ों का पता होना चाहिए जो कि आपने 6 एंड 7 और 8 क्लास में पढ़ा होता है। वो सारी की सारी बेसिक्स होती है। आपको पता होना चाहिए दो इक्वेशंस को कैसे ऐड करते हैं, दो इक्वेशन को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, इनका पता होना चाहिए, जो कि हम सारी लीनियर इक्वेशन में पढ़ते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था किसी दौर में कि आपकी 8th क्लास में दो इक्वेशंस होते हैं, जैसा कि 2x
प्लस 3y इज इक्वल टू 1, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब इन दोनों इक्वेशंस को कैसे ऐड करना है, ये हमने 8th या 9th और बेसिक्स हमने ये सारी के सारी छोटी क्लासों में पढ़ी होती है। इन पर आपने अच्छा सा वर्क करना है। क्यों? जब तक आपकी बेसिक्स मजबूत नहीं होगी तो उस वक्त तक आप आगे कभी भी मैथ को सॉल्व नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करनी पड़ेंगी। तो वो भी इंशाल्लाह हम आपकी अच्छी करवाएंगे, बेसिक मैथमेटिक्स स्किल्स जो कि हैं वो लेक्चर्स में। फिर ये है कि कंसेप्ट्स एंड एबिलिटी टू रीज़न, ये भी उसी से रिलेट करती है, मैथमेटिक्स स्किल से रिलेटेड करती है कि आपके कंसेप्ट कितने अच्छे हैं मैथ में। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके कंसेप्ट तो अच्छे होते हैं लेकिन चीज़ों को भुला चुके होते हैं वो, तो उनको भी रिवाइज़ करना, कितना आप किसी चीज़ को जल्दी पिक करते हैं, ये चीज़ें सारी की सारी। और इंशाल्लाह आपका माइंड जो सा है कि उसको शार्प भी इसी तरीके से किया जाएगा कि आपको मैं ईजी वे से मैथ पढ़ा के, ताकि आपके सामने जब भी कोई क्वेश्चन मैथ का आएगा तो आप इजीली उसे पिक करके फौरी तौर पर उसका आंसर दे दें। तो उस तरीके से इंशाल्लाह हेल्प करेंगे आपकी, कि आपको हर इजी मेथड से कि मैथ आपको सही समझ आ जाए। और थर्ड नंबर पे ये आता है कि कंसेप्ट्स एंड एबिलिटी टू रीजन क्वांटिटेटिवली एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स इन ए क्वांटिटेटिव सेटिंग। मतलब ये है कि तमाम के तमाम जितनी भी चीज़ें हैं कि क्वांटिटेटिव सेटिंग्स में आपने उसको सॉल्व करना है। किस तरीके से? बाय एक क्वेश्चन है कोई भी, उसको जब आप सॉल्व करते हो थ्रू प्रॉपर मेथड से सॉल्व करते हो, मेथड से सॉल्व करने के बाद उसका एक अलग फार्मूला होता है। ठीक है ना? कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि फार्मूला रिक्वायर करते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो कि आप डायरेक्ट ही आप उसको हल कर लेते हो। तो ये सारा का सारा हम इंशाल्लाह सिलेबस डिस्कस करने के बाद हम नेक्स्ट लेक्चर से जब हमारे स्टार्ट होंगे प्रॉपर, तो फिर हम उस वक्त इसको पढ़ेंगे। देखें, अब ये देखें बेसिक अरिथमेटिक अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। देखो अरिथमेटिक की बात हो रही है जिसके अंदर हमारे पास एवरेज है, रेशो है, रेट्स है, परसेंटेज है, एंगल्स हैं, ट्राइंगल्स हैं, सेट्स हैं, वो आपके पास रिमाइंडर्स हैं, इक्वेशंस हैं, सिंबल्स हैं, राउंडिंग ऑफ नंबर्स हैं। ये सारे के सारे हमारे बेसिक अरिथमेटिक्स एंड अलजेब्रा के अंदर आते हैं। देखो एवरेज क्या होता है कि बेसिकली कि किसी भी चीज़ों को ऐड करो, उन्हीं के नंबर पे उसे डिवाइड कर दो, जिसे कि हम दूसरे वर्डों में मीन भी कहते हैं। एवरेज हो गया, रेशो हो गया। रेशो क्या होती है? जब भी दो चीज़ों के दरमियान आप कंपैरिजन करते हो तो वो रेशो में आ जाती है। रेशो हो गया, रेट्स हो गया। रेट्स मीन परसेंटेज की बात हो रही है, आपके पास परसेंटेज है। इसी तरीके से एंगल्स हैं, ज्योमेट्री की बात हो रही तो एंगल्स होते हैं। ट्राइंगल्स हैं जिसकी 3 साइड्स होती हैं। सेट्स होते हैं, सेट्स मीन वो आपको पता होगा यूनियन सेट, इंटरसेक्शन, यूनियन। फिर सेट्स आपके पास डिफरेंट सेट्स होते हैं, उनकी टाइप्स होती हैं, वो हम पढ़ेंगे। और इसके बाद रिमाइंडर्स क्या होते हैं? इक्वेशंस हमने लीनियर इक्वेशंस में हमने बेसिकली इक्वेशंस 2 या 3 टाइप की होती है, उससे ज़्यादा भी होती है, जैसे कि लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशंस। उसके अलावा अदर्स आ जाती हैं जिसकी जो पावर है वेरिएबल की 3 उससे अबव होती है, तो वो अदर्स में आ जाती है, वो हम पढ़ेंगे। राउंडिंग ऑफ नंबर्स, आपको पता है कि जैसे कि हम लिखते हैं ना 9.698, तो हमने छोटी क्लासों में पढ़ा होता था कि नंबर को राउंड ऑफ करते थे। क्या करते थे? ये 8 है, इसका 1 इसके साथ ऐड करके इसे हम रिप्लेस कर देते थे। तो 6 9 इसके साथ एक रिप्लेस हुआ तो ये 10 हो गया। तो मीन अब 10 हुआ था, इसके साथ आपने रिलेट कर दिया, तो आप इसको जस्ट 6.7 भी इसको कर सकते हैं। ये राउंडिंग नंबर को आप क्या कहते हैं? राउंड ऑफ करते हैं जिस तरीके से। तो ये हम सिलेबस, ये हमारा है कुछ चीज़ें, इसको हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा है रैंडम सैम्पलिंग की बात करते हैं। सैम्पलिंग ये है कि थोड़ी बहुत स्टैट होगी, इसमें स्टैट का पोर्शन होता है। मीन ये है कि जैसे कि आप से एक मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा है, तो बताओ कि पाकिस्तान के जीतने के चांस कितने हैं? तो आप क्या कहेंगे कि भाई 50-50 चांस है।
मीन आप यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रोबेबिलिटी हो रही है, चांस की बात है। तो जो चांस पर बात आ जाती है उसको हम कहते हैं सैम्पलिंग की बात करते हैं, रैंडम सैम्पलिंग की बात करते हैं, ठीक है ना। इसमें सारी स्टैट आ जाती है। जिस तरीके से मैं कहता हूँ एक कॉइन को हम टॉस करते हैं, कॉइन की कितनी साइडें होती है, 2, हेड या टेल, ठीक है। जैसे आप टॉस करते हैं तो मैं कहता हूँ कि भाई टेल आएगी, 2 साइडें होती हैं, ये हेड आएगी या टेल आएगी, तो दोनों के चांस, हेड के आने के चांस कितने, 50%, टेल के आने के चांस कितने, 50%। तो ये सारी सैम्पलिंग। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताता चलूँ कि रैंडम सैम्पलिंग में जस्ट 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कॉइन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, डाइस वाले, जो छक्के नहीं होते लूडो जो आप खेलते हैं, डाइस, वो आ जाते हैं। भाई एक डाइस को आप रोल करते हैं कि बताओ कि 5 के आने के चांस कितने हैं। डाइस वाले आ जाते हैं, कार्ड्स वाले आ जाते हैं, कार्ड्स तो आप खेलते ही होंगे, तो 52 टोटल कार्ड्स होते हैं, बताओ भी जैक के आने के कार्ड के चांस कितने हैं, एस के आने के चांस कितने हैं, डायमंड के कितने होते हैं, टोटल डायमंड कार्ड कितने होते हैं। ये सारा हम पढ़ेंगे मैथ में, रैंडम सैम्पलिंग में। और इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग। देखो 2 टाइप की रीजनिंग होती है, एक होती है लॉजिकल रीजनिंग, एक होती है एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग में तो हमने पहले पढ़ लिया था कि एनालिटिकल में प्रॉपर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जिस तरीके से इनहेरिटेंस के क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं, ज़कात के आ जाते हैं, एज के क्वेश्चन या दूसरे बाकी सारे हो गए, इक्वेशंस वाले आ जाते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये एनालिटिकल के पोर्शन से हम इन्हें सॉल्व करते हैं। सेकंड नंबर पे आता है आपके पास लॉजिकल रीजनिंग। देखो लॉजिकल रीजनिंग वर्ड से ही साफ बिल्कुल क्लियर वाजे हो रहा है कि लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिक की बात हो रही है। ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपकी लॉजिक पर डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है ना, आपकी लॉजिक पर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो आपने उन्हें खुद से क्विक नज़र से देखना, उसे सॉल्व करना। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि IAS भी दे के आते होते हैं, कुछ डायग्राम उन्हें दी जाती हैं, उन्हें वो समझते हैं कि बताओ इसके अंदर कितनी बताओ कि इसके अंदर कितने स्क्वायर्स आते हैं टोटल, इस तरीके से ना। देखो ज़रा, अब हमें नहीं पता कि कितने स्क्वायर्स हैं इसके अंदर, ये सारी लॉजिकल रीजनिंग पर आती है, ये आपने खुद जज करना होता है। इंशाल्लाह ये भी आपको हम सिखाएंगे कि किस तरीके से कि लॉजिकल रीजनिंग को सॉल्व करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, उनको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हमारे पास एनालिटिकल रीजनिंग एबिलिटी इंक्लूड्स visualizing, articulating and solving both concepts and making decisions that are sensible based on available information, including demonstration of the ability to apply logical thinking to gathering and analyzing information। तो ये भी करक्स है सारा एनालिटिकल रीजनिंग और एबिलिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप समझेंगे, उनको विजुअलाइज करेंगे, उनको सम अप करेंगे, उनसे लास्ट उनका कंक्लूजन निकालेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी हम मैथ में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद सिलेबस में जो हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि मेंटल एबिलिटीज स्केल्स दैट मेजर्स स्पेसिफिक कंस्ट्रक्ट्स सच एज वर्बल, मैकेनिकल, न्यूमेरिकल एंड सोशल एबिलिटी। देखो थर्ड लास्ट पे जो हमारे पास ये है, ये इस पॉइंट में ये है कि मेंटल एबिलिटी स्केल से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस आ जाते हैं सारे के। मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड ये होते हैं कि कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे कि मैं आपको बताऊं कि सीरीज़ वाले क्वेश्चंस आप ले लेते हैं, एक उनके अंदर नंबर मिस होता है, तो वो नंबर आप कैसे फाइंड करते हैं, वो क्वेश्चंस आ जाते हैं इसके अंदर। और इसके अलावा कि देखा जाए तो फिर कहते हैं सोशल एबिलिटी होती है। सोशल एबिलिटी एक होता है कि फिर उसके बाद है मैकेनिकल एबिलिटी, वर्बल। ये सारी की सारी हमने थोड़ा बहुत, जिस तरह के आपने फिज़िक्स पढ़ी होगी, पढ़ी है ना, फिज़िक्स में जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे तो किस तरीके से करते थे, पहले उसको डाटा को इकट्ठा करते थे। भाई मैथ्स ये है m = फलाना, ठीक है। मैथ्स के बाद उसके बाद उसकी स्पीड ये है, उसकी वेलोसिटी ये है, उसके बाद आप फार्मूला पुट करते थे, उसके अंदर इक्वेशन पुट करते थे, उसके अंदर जो चीज़ें आप उसकी वैल्यू सारी पुट करके लास्ट में एक आंसर आपको मिलता था। तो ये भी सारी की सारी चीज़ें उसमें आ जाती, मैकेनिकल से रिलेटेड आ जाती हैं उसी में ही। और मेंटल एबिलिटी वही है कि जो मैंने पहले बता चुका हूँ कि रीजनिंग से रिलेटेड है, वो एनालिटिकल रीजनिंग भी आ जाती है और लॉजिकल। सिलेबस यही इतना ही था। देखो
सिलेबस जिस तरीके से मैंने डिस्कस किया, बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा था भाई सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है, बहुत टफ़ है, लेकिन ऐसा है नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कुछ लोगों के दिमाग में ये होता है यार मैथ बहुत मुश्किल है, मैथ तो मुझसे नहीं होगी। ऐसी कोई भी बात नहीं है, ना ही दुनिया में कोई ऐसी चीज़ है कि जो कि इम्पॉसिबल हो। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, आप हर चीज़ कर सकते हैं। और मैं आपको एक और आखिरी बात बताता जाऊं कि वो ये है कि मैथ के बगैर ना आप अधूरे हो। अगर आप इस जर्नी में हो ना कि आपको जॉब चाहिए, तो मैथ ज़रूरी है। आप कोई भी पेपर उठा के देख लें, सिंगल पेपर 100 मार्क्स का, CSS में आ जाए, PMS में आ जाए, बाकी जितने भी हैं, SPSC का देख ले, किसी न किसी पोर्शन में मैथ का लाजमी होगा। जैसे कि हमारे यहाँ देख लो कि PPSC के देख लो, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, हर एक तकरीबन वो पेपर होता है 15 मार्क्स की, 20 मार्क्स की मैथ लाजमी होती है। तो मैथ ज़रूरी है। इंशाल्लाह हम आने वाले तमाम लेक्चर्स में मेरी कोशिश होगी तमाम पास पेपर CSS के वो भी आपको सॉल्व करवाऊँगा। और उसके बाद आपसे में भी मैंने वर्क लेना है, आपके ज़िम्मे मैंने कुछ होमवर्क देना है, कुछ क्वेश्चंस आपके ज़िम्मे लगाने हैं। जो नहीं होगा तो आप मुझे मैसेज करके या कमेंट्स में आप बताना कि सर यहाँ से समझ नहीं आई। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आसान से आसान वे में आपको समझाया जाए और आपकी जितनी भी क्यूरीज़ हैं उनके आंसर दिए जाएँ। ओके, अल्लाह हाफिज़, आप अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम।